सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम ऑल द सीरीज जो कि चैनल पे चल रहा है, चाहे वो आपका रिवीजन सीरीज हो, पीवाईक्यू सीरीज हो या फिर आपका पीएचडी सीरीज हो, इसके अलावा आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग सर्टेन शॉर्ट वीडियोस जिसके थ्रू आपके कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन के डाउट्स क्लियर हो सके, राइट? अगर आप इस डायग्राम को देखिए तो यहाँ पे एक ऐसा स्टैंडर्ड एसएचएम का क्वेश्चन है जहाँ पे बच्चे मेजॉरिटी टाइम फंस जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस सवाल को किस तरीके से हैंडल करना है, और एक बारी आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया, समझ लिया, तो इस वैरायटी के आप किसी भी सवाल को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे, राइट? तो इसी तरीके के छोटे छोटे वीडियो जहां पे आपको कुछ यूनिक प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, यहां पे आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ऐसे सवाल को हैंडल करने से पहले आपके पास क्या प्रायर नॉलेज होना कंपलसरी है। सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर ये एक मासलेस पुली है तो नीचे टेंशन टी होगा, तो ऊपर वाले धागे में टेंशन आपको 2T होगा, क्योंकि आपको इस मासलेस पुली पे नेट फोर्स 0 ही होना चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत कम बच्चों को पता होता है, दैट इज अगर आपके पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जहां पे स्प्रिंग है, ब्लॉक है, पुल्ली है, लेकिन अगर वो सिस्टम एक कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स के प्रेजेंस में है, फॉर एग्जांपल ग्रेविटी लग रही है नीचे के डायरेक्शन में मान लीजिए, तो आप टाइम पीरियड सॉल्व करने के लिए ग्रेविटी को इग्नोर कर सकते हैं। आप उसको इग्नोर करके सॉल्व कीजिए, आपका आंसर तब भी उतना ही आएगा टाइम पीरियड का। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सिर्फ आपके सिस्टम के मीन पोजीशन को चेंज करता है, राइट? अच्छा, उसके अलावा टाइम पीरियड निकालने का जो स्टैंडर्ड अप्रोच होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, बहुत बेसिक और फंडामेंटल अप्रोच यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं। सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे एक स्प्रिंग है और एक ब्लॉक है। ये जो है उस ब्लॉक का मीन पोजीशन था, यानी कि जब आपका स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था और इस ब्लॉक पे कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा था, उस मोमेंट पे आपने इस ब्लॉक को मान लीजिए राइट साइड शिफ्ट किया है किसी डिस्टेंस से, तो इस ब्लॉक पे एक स्प्रिंग फोर्स कैपिटल F एक्ट करना शुरू कर देगा, जिसे हम रिस्टोरिंग फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस फोर्स के कारण ही इस ब्लॉक के पास एक एक्सेलरेशन आएगा, तो आप लिखोगे F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एट द सेम टाइम ये जो फोर्स है वो आपको kx के भी बराबर है, तो यहां पे आप देख सकते हैं a की वैल्यू आने वाली है k/m इंटू एक्स, और x का जो कोएफिशिएंट होता है वही होता है आपका ओमेगा स्क्वायर। और एक बारी आपके पास ओमेगा स्क्वायर आ गया, यानी कि आपके पास ओमेगा आ गया, और ओमेगा से ही आप टाइम पीरियड निकालते हो, यानी कि t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। तो इस तरीके से यू कैन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ दिस सिस्टम। एट द सेम टाइम किसी भी सिस्टम का टाइम पीरियड इस तरीके से निकालना बड़ा ही आसान हो जाता है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि उसमें ऐसा क्या इशू है जहां पे बच्चे उसमें फंस जाते हैं। तो ये वो सवाल है, ठीक है? यहां पे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, पार्टिकल का मास m है। अगर आप इसके पहले वाले सवाल में देखें तो अगर इस ब्लॉक को x डिस्टेंस से खींचा गया था तो स्प्रिंग में इलोंगेशन भी x आया था। दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन वाज इजी। लेकिन यहां पे अगर ये ब्लॉक आपको कुछ डिस्टेंस से नीचे मूव करता है तो स्प्रिंग में उतना ही इलोंगेशन नहीं आएगा, कुछ अलग इलोंगेशन होगा। तो वही हमें यहां पे अच्छे तरीके से विजुलाइज करना है। मान लेते हैं कि ये जो पुल्ली का सेंटर है ना, वो आपको नीचे मूव करने वाला है बाय द डिस्टेंस x2। अगर पुल्ली का सेंटर x2 से नीचे मूव करेगा, यानी कि स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन आएगा? सोचो, x2 ही आने वाला है, क्योंकि ये स्प्रिंग का जो पार्ट है वो इस सेंटर के साथ ही अटैच्ड है। तो अगर ये पुल्ली x2 से नीचे जाता है तो लेट अस सी नेक्स्ट इमेज कैसा दिखने वाला है। तो आप देख सकते हैं सिस्टम देखिए नीचे चला गया। एक बार मैं फिर से इसको ऊपर नीचे करके दिखाता हूं, जस्ट टू मेक इट वेरी वेरी विजुअल। ये देखिए, ये गया नीचे इस तरीके से, सही एकदम। तो अब आप देख सकते हैं कि पुल्ली का जो सेंटर है वो x2 डिस्टेंस से नीचे गया है, और ये जो ब्लॉक है जो कि पहले यहां पे था, इस डॉटेड लाइन से आप देख सकते हैं वो x1 से नीचे गया है। x1 और x2 में अगर आपने रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिया तो आपका गेम वहीं पे ओवर हो गया। अब चलिए यहां पे ध्यान से बातों को समझिए। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें, राइट, ये x2 से नीचे गया है, ये पोर्शन ऑफ धागा, ये पोर्शन ऑफ धागा और ये पोर्शन ऑफ धागा, ये दोनों कहां जाएगा? ये दोनों ही बेसिकली इस मास में ऐड हो जाएगा, इस मास को नीचे लेके जाने वाला है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो x2 लेंथ था धागा का और ये जो x2 लेंथ था इस रोप का, इस स्ट्रिंग का, ये दोनों बेसिकली कंट्रीब्यूट करेगा इन द डाउनवर्ड मोशन ऑफ दिस स्मॉल मास m। आई होप आप
इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। यानी कि हम x1 को क्या बोलेंगे कि ये जो x1 है वो बेसिकली ट्वाइस ऑफ x2 है, ट्वाइस ऑफ x2 है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x2। अब एक बार आपने ये जज कर लिया, अब आप यहां से आगे बढ़ सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, सबसे पहले मेक श्योर कि आप इस बात को समझ चुके हो, आपको समझ में आ गया है कि ये जो धागा लूज होने वाला था और ये जो धागा आपका लूज होने वाला था, राइट, ये दोनों ही बेसिकली कंट्रीब्यूट करेगा इस मास m को नीचे लेके जाने के लिए। अब यहां पे आप टेंशन दिखा दो, राइट। मान लेते कि यहां पे टेंशन T है, तो इस पुल्ली पे अगर हम टेंशन दिखाएंगे तो टेंशन यहां पे एक नीचे दिखाई देगा, यहां पे टेंशन T नीचे दिखाई देगा और इस स्प्रिंग में टेंशन आपको हो जाने वाला है 2T, राइट। अच्छा, हमने ये बात भी जज कर लिया है कि स्प्रिंग में जो इलोंगेशन आने वाला है दैट इज योर x2। अब आपको ये भी पता है कि इसमें टेंशन 2T है, तो क्या हम इस x2 को 2T अपॉन कैपिटल K लिख सकते हैं? स्प्रिंग में जो फोर्स होता है दैट इज K इंटू एक्स, तो आपको स्प्रिंग फोर्स पता है 2T, आपको स्प्रिंग कांस्टेंट पता है K और आपको स्प्रिंग में इलोंगेशन पता है x2 होने वाला है। तो हम यहां पे x2 की जगह लिख सकते थे कितना, 2T बाई K, 2T बाई K। क्लियर है एकदम? यानी कि आपका x1 कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 4 बाई K और टेंशन की जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ये टेंशन आपको इस पार्टिकल पे लग रहा है और हमें इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन अगर a मान लिया इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, तो t को आप रिप्लेस कर सकते थे मास इनटू एक्सेलरेशन से। तो हमने यहाँ पे वही किया है, t की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आपने चीज़ों को रीअरेंज किया है तो a आपको बन गया है k बाई 4m इंटू x1 और हमें यही फॉर्मेट चाहिए। पार्टिकल को अगर x1 डिस्प्लेसमेंट मिला है, उसके बाद पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है तो वो हमने पता कर लिया है इन द टर्म्स ऑफ x1। तो जो कोएफिशिएंट होता है वही आपका होता है ओमेगा स्क्वायर, यानी कि टाइम पीरियड आपका हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट 4m बाई k, राइट। सो दिस इज वेरी सिंपल। एक बार आपने ये समझ लिया है कि x1 इज इक्वल टू 2x2, उसके बाद ये सॉल्यूशन को करना 30 सेकेंड से भी कम का खेल है। चलिए, अब आपको कौन सा सवाल सॉल्व करना है, तो आपको ये सवाल सॉल्व करना है। आप इस सवाल को सॉल्व करें, उसी के ऊपर बेस्ड है, बस एक पुल्ली और ऐड कर दिया गया है, राइट। कौन सा ऑप्शन सही है जरूर से कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएं। इसका सॉल्यूशन हम अपने ही टेलीग्राम चैनल पे विच इज द एड्यूनिटी फॉर फिजिक्स, इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। तो अपने इस टेलीग्राम चैनल पे आई एम गोइंग टू अपलोड द डिटेल्ड सॉल्यूशन इमेज फॉर यू गाइस, जहां से आप इजीली इसको समझ पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से सवाल को समझिएगा। हमसे इस बार एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है, हमसे सीधे ओमेगा पूछा जा रहा है, टाइम पीरियड नहीं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग मिलते रहेंगे और जरूर से हमारे इस रिवीजन सीरीज को फॉलो कीजिए। अगर आप एक सीरियस सिंसियर जेई एस्पिरेंट है, नीट एस्पिरेंट है, पीएचडी सीरीज को फॉलो कीजिए अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट को डेप्थ में समझना है। और हमारे इस गोल्ड माइंड लिंक को तो फॉलो आपको करना ही है। इसको अपने डेस्कटॉप में अच्छे से सेव कर लीजिए, क्योंकि इस लिंक के अंदर आपको हमारे चैनल का जितना भी एजुकेशनल कंटेंट का लिंक्स है सब वहां पे अरेंज्ड मैनर में मिलेगा। चलिए मिलते रहेंगे, टेक केयर एंड बाय बाय।